करोगे? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग एक बस्तर संभाग का सीरीज चला रहे थे, इसमें हम लोग ने पहले नारायणपुर जिला पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने बीजापुर जिला पढ़ा, उसके बाद हम लोग दंतेवाड़ा जिला पढ़ा, और आज हम लोग जो पहुँच चुके हैं बस्तर संभाग के मुख्यालय दंतेवाड़ा जिला जो है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, बेलाडीला का पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, नंदीराज। ठीक है, इस चोटी का नाम क्या है, नंदीराज चोटी। और इधर है दंतेवाड़ा जिले में, इस जिले इस पहाड़ी का नाम है टांगरी डोंगरी। ठीक है, टांगरी डोंगरी। ठीक है, टांगरी डोंगरी। अब देखो, नंदीराज चोटी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आपका, इस नदी का नाम है शंखिनी। ठीक है, ये नदी कौन सी है, शंखिनी। ठीक है, शंखिनी। और एक नदी टांगरी डोंगरी से निकलेगी जिसका नाम क्या रहेगा, डंकिनी। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, डंकिनी। तो डंकिनी और शंखनी, इन दो नदियों के संगम पर, इन दो नदियों के संगम पर एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है, दंतेवाड़ा। ठीक है, हम मैंने कल बताया था कि शंखनी जो नदी है सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से लौह क्षेत्र है, हेमेटाइट, और हेमेटाइट क्या होता है, लोहे लाल रंग का होता है, और इस क्षेत्र से गुजरती है नदी। ठीक है, तो क्या होता है, सारे धूल कण और निक्षेप इसके अंदर चले जाते हैं, इसीलिए इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और इस वजह से इसे लाल नदी या रक्ताब नदी है ना कहते हैं। और ये शंखनी क्या है, सबसे छत्तीसगढ़ की प्रदूषित नदी है। शंखनी नदी में जाकर के डंकनी क्या मिल जाएगी टांगरी डोंगरी से। तो ये तो मैं बता रहा था कल का जो बात। मेन बात पे आते हैं, बस्तर जिले का नामकरण पे। तो बस्तर जिले का नामकरण कैसे पड़ा है, देखो क्या होता है, यहाँ पे जाके मिलता है नदी, और जहाँ मिलता है इसके संगम पर क्या है, एक शहर है, तो शहर का नाम क्या है, दंतेवाड़ा। इस दंतेवाड़ा शहर से ही क्या नाम पड़ा है, बस्तर का नाम कड़ का इतिहास जुड़ा हुआ है। हुआ क्या था कि गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ना, दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, जिसमें मलिक काफूर भी शामिल होता है। और मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के राजा थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है ना, इतनी बड़ी राजा को देख करके। तो जब आत्मसमर्पण किया तो उनको क्या लगा, उनके भाई जो कि पुरुषोत्तम अन्नम देव थे, प्रताप रुद्रदेव के भाई जो अन्नम देव थे, उनको लगा कि हाँ मेरा भाई जो है इनसे लड़ने में सक्षम नहीं हुआ, उनको उनका मन खिन्न हो गया, और वो राज्य छोड़ करके वहां से चले आए। ठीक है, वो राज्य छोड़ करके छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेते हैं, सैन्य टुकड़ी लेकर के निकल जाते हैं बस्तर की ओर। और बस्तर की ओर जैसे निकलते हैं तो सबसे पहले उनका जो सामना होता है बीजापुर से होता है। उन्होंने बीजापुर क्षेत्र को जीता था, तो बीजापुर क्षेत्र को विजय किया था। विजय करने के नाम पर ही क्या पड़ा था, उसका नाम बीजापुर। विजय से क्या पड़ा, बीजापुर। ठीक है, उसी प्रकार वो जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वो कहाँ पहुंचते हैं, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा से पहले पहुंचने से पहले वो अपनी देवी, जो उनकी कुल देवी होती है, ठीक है, अन्नम देव की कुल देवी का नाम क्या था, मणिकेश्वरी देवी। मणिकेश्वरी, क्योंकि ये क्या हुए थे, अपने राज्य छोड़कर आगे निकले थे और इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना था। ठीक है, तो वहां पे मणिकेश्वरी देवी को ये बहुत मानते थे। मणिकेश्वरी देवी को बहुत मानते थे। मणिकेश्वरी देवी वर्तमान में क्या है, इन्हीं का नाम क्या है, दंतेश्वरी। इनका अन्य नाम दंतेश्वरी देवी है, या इनका अन्य नाम क्या है, काकतीय। बता चुका हूं मैं, काकतीय देवी। ठीक है, काकतीय देवी, मणिकेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी, सब इन्हीं का नाम है। तो होता क्या है कि ये एक देवी जिनको ये बहुत मानते हैं, इनका नाम क्या होता है, मणिकेश्वरी देवी। अब इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना होता है इस क्षेत्र में, तो इन देवी का आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। देवी इनसे प्रसन्न होकर के क्या हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, और इनके सामने प्रकट हो जाती हैं। बोलती है कि तुम आगे आगे बढ़ो, जहां जहां युद्ध क्षेत्र जीतोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। ठीक है, बस मेरे एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कैसे जानूंगा कि अगर आप पीछे पीछे मेरे आ रही है, तो बोले कि मेरी पायल के खनकने की जो आवाज होगी वो तुमको एक संकेत देगी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। ठीक है, इसी क्रम में वो राजा हरिश्चंद्र से लड़ते हैं, छिंदा नागवंशी राजा है ना, अंतिम राजा चमेली देवी से लड़ते हैं, और वो अच्छी तरह जीतते हुए आगे बढ़ते आते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं तो माता उनके पीछे पीछे आती रहती हैं। होता क्या है कि ये डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर माता जो दंतेश्वरी माता होती है, दंतेश्वरी माता का क्या हो जाता है, दंतेश्वरी माता का यहाँ पे
पैर पायल फंस जाता है, दंतेश्वरी माता के पैर का जो पायल होता है वो यहाँ पे डंकनी और शंखनी के संगम पर फंस जाता है। फंसने से क्या होता है कि पायल की आवाज आती नहीं है, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है अन्नम देव को कि वो माता छोड़ के चली गई या फिर नहीं, आवाज नहीं आ रहा है करके वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, माता अपने वस्त्र को तर कर देती है। माता अपने वस्त्र को क्या करती है? तर कर देती है। तर करना मतलब क्या होता है? फैलाना। वस्त्र को क्या कर देती है? वहीं पास फैला देती है। कहां पास? दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा मतलब कि डंकनी और शंखनी के संगम पर तर कर देती है अपने वस्त्र को। इसी जगह से इस जगह का नाम, पुराना नाम क्या था? ताराला। ठीक है, ये ताराला ग्राम, ताराला ग्राम में इसका दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो क्या नाम था? ताराला। ताराला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र को क्या कर दिया था? तर कर दिया था। तर से नाम क्या पड़ गया? ताराला। ठीक है, ताराला पड़ गया। तो ताराला ग्राम पूछेगा, कभी एग्जाम में आया कि दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? ताराला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? वस्त्र को तर कर देती है, यानी कि वस्त्र को तर कर दिए मतलब फैला दिए, इसीलिए इस जगह का नाम कालांतर में क्या पड़ गया? वस्त्र तर। ठीक है, और लोग बोल नहीं पाए, है ना, तो ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब लोग बिगड़ी हुई भाषा में कुछ सालों बाद आगे चल के वस्त्र तर क्या बन गया? आगे चल के बस्तर। ठीक है, वस्त्र तर आगे चल क्या हो गया? बस्तर। इसी क्षेत्र से इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? बस्तर। प्रारंभ में जो दंतेवाड़ा जिला था किसका हिस्सा था? बस्तर का हिस्सा था। ठीक है, आप लोग को शुरू में बताया हूं मैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाने लगा? बस्तर। और जो यहाँ पे माता का दांत गिरा था, इसीलिए क्या पड़ा गया? दंतेश्वरी, है ना। अब दंतेश्वरी मंदिर में के भी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे अन्नम देव की पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या था? राजश्री देवी। राजश्री देवी। राजश्री देवी ने 1324 ईस्वी में यहाँ पे एक मंदिर का नाम बनवाया, और उस मंदिर का नाम क्या रखा? दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कराया 1324 ईस्वी में, और इसमें क्या रखा? दंतेश्वरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये इसका नामकरण का इतिहास है। ठीक, तो बस्तर का नाम कैसे पड़ा है मैंने पूरा कहानी के थ्रू आपको समझाया है। आशा करता हूं आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। तो याद रखना है कि बस्तर का नामकरण इतिहास के पीछे यहाँ पे कहानी छुपा हुआ था। कहाँ पे? आपके दंतेश्वरी माता के मंदिर पे। ठीक, तो राजश्री देवी ने यहाँ पे क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। कब बनाया था? 1324 ईस्वी में यहाँ पे मंदिर बनाया था। ठीक, तो बस्तर के तो एक नामकरण का इतिहास है, और दूसरा क्या है? काकतीय राजा से रहते थे, है ना, तो वस्त्र तर से बना है, वस्त्र तर से बना है बस्तर। ठीक, और यहीं पास एक मंदिर बनाया है अन्नम देव की पत्नी। बाद में जब माता वहीं पे क्या हो जाती है? विराजमान हो जाती हैं। वस्त्र को तर कर देती हैं, फिर माता यहीं विराजमान हो जाती हैं। तो कालांतर में कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी राजश्री देवी ने यहाँ पे एक जो मंदिर बनवाया, इसका नाम क्या रखा? दंतेश्वरी मंदिर। क्योंकि माता का यहाँ पे क्या गिरा था? माता सती माता का यहाँ पे दांत गिरा था, इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? दंतेश्वरी। और दंतेश्वरी से और इस जगह का नाम, दंतेश्वरी मंदिर होने से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर होने की वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? दंतेवाड़ा। तो शहर का नाम क्या पड़ गया? दंतेश्वरी मंदिर से दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा किस नदी के संगम में स्थित है? शंखनी और डंकनी। ठीक है, डंकनी की सहायक है शंखनी की। ठीक है, माता का क्या फंस गया था? पायल, पैर फंस गया था, तो पायल की आवाज नहीं आई, इसीलिए माता वहीं पे विराजमान हो गई। और जहां पे विराजमान हुई वहीं पे राजश्री देवी, है ना, गुटखा खाने वाले राजश्री नहीं ना, उनकी पत्नी का नाम राजश्री था। ठीक है, राजश्री देवी ने वहां पे मंदिर बनवाया और नाम क्या रखा? दंतेश्वरी, क्योंकि माता का यहाँ पे दांत गिरा था। और यही से क्या हुआ? वस्त्र तर यानी कि बस्तर का नामकरण हुआ, और इस क्षेत्र का कहा जाने लगा, उस समय से बस्तर कहा जाने लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बस्तर जिले में आते हैं। तो बस्तर जिले का नामकरण हम लोग देख चुके। ठीक है, इसके अलावा देखो बस्तर जिला जो था सन 1948 में क्या होता है? ठीक है, 1948 में बस्तर को जिला बनाया जाता है। भारत आजाद होता है। भारत आजाद होने के बाद छत्तीसगढ़ में कितने देशी रियासत थे? 14 देशी रियासत। 14 देशी रियासतें क्या हो गई? 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 तक सभी देशी रियासतों क्या हो गई? भारत संघ में शामिल हो गई। भारत संघ में शामिल हो गए। शामिल होने के पश्चात क्या हुआ? उस समय 3 नए जिले बनाए गए। एक तो था आपका सरगुजा, दूसरा था बस्तर, तीसरा था आपका रायगढ़, जिसमें सबसे बड़ा रियासत बस्तर था। ठीक है, 1948 तक आपका भारत का सबसे बड़ा जिला बस्तर को माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो बस्तर था 1948 में ये 5वें नंबर का जिला बना था। हम लोग को पता है कि सन 1862-61 में क्या जिले बनाए गए थे? 3। 1861 में कितने जिले बनाए थे? रायपुर,
बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन संबलपुर को बाद में कहां शामिल कर दिया गया? 1905 में चला गया आपका उड़ीसा में। इसके बाद 1906 में क्या बनता है? दुर्ग। ठीक है, 1906 में क्या बनता है? दुर्ग बनता है। तो देखो, एक जिला, पहला जिला था रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर दुर्ग, फिर चौथा जो जिला बनता है वो बनता है रायगढ़। ठीक है, और 5वें नंबर का जो जिला है आपका बस्तर 1948 में, क्योंकि सरगुजा का अस्तित्व में आया था 1956 में, बताया था। घोषणा हो गया था 48 में, लेकिन अस्तित्व में कब आया था? 1956 में। इसीलिए आपका ये 6वें नंबर का जिला होगा वो सरगुजा होगा। ठीक है, तो ये बस्तर याद रखना है। बस्तर जो है कब बना था आपका? 1948 में, और ये आपका 5वें क्रम का जिला है, छत्तीसगढ़ का 5वें क्रम का जिला है। अगर फ्यूचर में ऐसा एग्जाम में आता तो आप जान सकते हो, क्योंकि 1961 में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, और संबलपुर को बाद में क्या किया गया? उड़ीसा में शामिल कर दिया गया भाषाई आधार पर। तो 6 में क्या बनाया गया? आपका दुर्ग जिला बनाया गया। और उसके बाद आपका 1973 में राजनांदगांव बनता है। तो 7 जिले रहते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य 1998 तक, है ना। 1998 फिर से सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर, सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर क्या होता है? फिर से 9 नए जिले बनाए जाते हैं। कल बताया था मैंने 1998 में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी आए रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और उन्होंने बोलते हैं कि हमको छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए, हम लोग राज्य की मांग कर रहे थे। तो 7 जिलों से कोई राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो 7 जिलों से नहीं हो सकता करके उन्होंने एक कमेटी बनाई जिनका नाम क्या था? सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी ने सिफारिश की कि छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनने चाहिए? 9 नए जिले बनने चाहिए। इसी 9 नए जिले में पहला कांकेर बना और दूसरा दंतेवाड़ा, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो मैं पुराने वीडियो में भी पढ़ा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस आपके सामने नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये तो था बस्तर जिले का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक क्या होता है कि चार्ल्स सी इलियट, जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर होते हैं, चार्ल्स सी इलियट, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स सी इलियट, ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर जो कि 3rd ग्रेड के थे। छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट थे। ठीक है, इन्होंने एक भू राजस्व संहिता का प्रकाशन किया। ठीक है, क्या किया? भू राजस्व संहिता का प्रकाशन किया। और कब किया था? 1856 में। 1856 में इन्होंने भू राजस्व संहिता का प्रकाशन किया और इन्होंने बताया कि बस्तर में 7 जमींदारियां थी। ठीक है, 1856 में बताया प्रकाशन करके, तो भू राजस्व संहिता प्रकाशन करने वाले हैं कि बस्तर के लिए सेटलमेंट रिपोर्ट, बस्तर जैसे कि बिलासपुर सेटलमेंट रिपोर्ट, रायपुर सेटलमेंट रिपोर्ट, है ना। उसी तरीके से चार्ल्स सी इलियट आए, और चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ पहले डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भू राजस्व संहिता का प्रकाशन किया। और प्रकाशन करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? चार्ल्स इलियट। कब किए थे? 1856 में। इन्होंने बताया कि बस्तर में 7 जमींदारियां थी। ठीक है, बस्तर में जमींदारियां थी 7 जमींदारियां। ये 7 जमींदारियों को थोड़ा सा देखते हैं, कौन कौन 7 जमींदारियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस्तर में 7 जमींदारियां थी 1856 में। ठीक है, किसके अनुसार? भू राजस्व संहिता के अनुसार। ठीक है, इसका निर्माण कौन किया? तो चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, चार्ल्स सी इलियट ने इसका निर्माण किया। बस्तर में बताया कि 7 जमींदार थे, जो आज 7 जमींदारियां हैं, यही वर्तमान में क्या है? 7 जिले हैं। यही नहीं है, पर 7 जिले, 7 जमींदारियों पर यहाँ पे 7 जिले बनाए गए। बस्तर वर्तमान में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 7 जमींदारियों में से एक जमींदारी आपका जो कांकेर में है, क्या नाम है उसका? परलकोट जमींदारी, जहाँ के कौन थे? गेंद सिंह जमींदार थे। इसके अलावा दूसरा सुकमा क्या था? एक जमींदारी था। तीसरा आपका कोटगढ़, और ये वाला कोटगढ़ उस समय उड़ीसा में था। ठीक है, एक कोटगढ़ जीवित किला है जो कि जांजगीर चांपा में है, और ये कोटगढ़ क्या है? जमींदारी है, जो कि बस्तर में है। याद रखना, ये कोटगढ़ एक किला भी है। ठीक है, जो कि जीवित है, वर्तमान में अस्तित्व में है। मतलब ये छत्तीसगढ़ में से 36 किले थे, इन 36 किलों में से एक ही साक्ष्य मिलता है कोटगढ़ का, जो कि कहाँ है? आपके जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो ये क्या है? कोटगढ़ जो है आपका जमींदारी था। इसके अलावा फुटकेल, चित्तलनार और भोपालपट्टनम। चौथा है फुटकेल, पांचवा चित्तलनार, छठवां
भोपालपट्टनम, ठीक है, फुटकेल, चित्तरनार, भोपालपट्टनम, इसके अलावा कांकेर, ठीक है। ये 7 जिम्मेदारियां थी। इन 7 में से क्या है, ये 7 में से एक जो आपका कोटगढ़ है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, वर्तमान में ओडिशा जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये 7 जिम्मेदारियां थी। इसी आधार पर 7 जिम्मेदारियों के आधार पर हमें छत्तीसगढ़ में वैसे भी 7 में बांटा गया है। 7 जिले हैं बस्तर संभाग में, जिम्मेदारियों के आधार पर नहीं, अभी वर्तमान में 7 जिले हैं बस्तर संभाग में, ये बात कराना चाहता हूं मैं। 7 जिम्मेदारियों से 7 जिले, ये याद बताना चाहता हूँ। जिसमें देखो परलकोट कहाँ है, कांकेर में, ये दोनों मिलकर क्या है, एक जिला बना है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तर बस्तर कांकेर। सुकमा अपने आप में एक जिला है, ठीक है। चित्तलनार, ये भी सुकमा में पड़ता है। भोपालपट्टनम बीजापुर वाला एरिया है, ये एक वर्तमान में जिला है, ठीक है। तो इसी जिम्मेदारी आधार पर ही जिला का निर्माण किया गया, ठीक है। तो 1951 में क्या होता है, 48 के बाद 1951 में इन सारी जिम्मेदारियों को क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। 48 में क्या बनता है, जिम्मेदारी क्या होता है, सभी जिम्मेदारियां रियासतें में आ जाती है और सभी रियासत किस में हो जाता है, विलय हो जाता है भारत संघ में। 48 से 1951 तक ये सभी जिम्मेदारियां कहाँ विलय हो जाती है, भारत संघ में विलय हो जाती है। और विलय होने के पश्चात 1981 में बस्तर को क्या बनाया जाता है, अब सारी जिम्मेदारियां विलय हो गई, बस्तर को क्या बना दिया जाता है, जिला बना दिया जाता है 1948 में। जिम्मेदारियां कब विलय हो जाती है, 48 में। 48 से 51 तक सारी रियासतें और जिम्मेदारियां क्या हो जाती हैं, विलय हो जाती है और सभी क्या हो जाती है, भारत संघ का अंग बन जाती है। कब तक, 1951, क्योंकि भारत 1950 में क्या बना था, गणराज्य बना था, और 1951 में भारत क्या हुआ, इसको गणराज्य बन गया। और गणराज्य बनने के साथ ही सारी जिम्मेदारियां और रियासतें किसमें हो गई, भारत संघ का हिस्सा बन जाती हैं, भारत संघ का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। भारत संघ का जैसे हिस्सा बन जाती है, तो अब छत्तीसगढ़ में 1948 में किसको बना दिया जाता है, बस्तर को जिला बना दिया जाता है। और कुछ सालों पश्चात 1981 में बस्तर को क्या बनाया जाएगा, संभाग बनाया जाएगा, ठीक है। 1981 में बस्तर को क्या बनाया जाता है, संभाग बनाया जाता है। इस संभाग में कितने जिले रहते हैं, 1981 में आपका क्या रहेगा, बस्तर रहेगा, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे नए 1998 में फिर नए जिले बनेंगे, कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है। उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। सब चीज आगे पढ़ेंगे। तो 1998 में देखो, जब 1981 में बस्तर संभाग बनता है, इसी समय 1981 में क्या बनाएगा, बिलासपुर को नगर निगम बनाया जाता है। तो 2 चीज याद रखना है कि 1981 में क्या क्या हुआ है, 2 काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। एक तो 48 में याद बता दिया था कि 3 नए जिले बने थे। 81 में क्या बना था, आपका संभाग बना था, ठीक है। और बिलासपुर को क्या बनाया गया था, इसी समय नगर निगम बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो ये सब चीज में क्या होगा, आपके कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये सारा चीज रिसर्च का है, मैं खोज के लाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, समझ गए ना। तो ये चीज आपको बेस्ट चीज मिल रहा है यहाँ पे। आप ये मत सोचना कि हाँ कहीं से भी फर्जी जानकारी मिल रही है, आपको सटीक जानकारी जहां से भी मिल रही है वो आप खोजते मत रहना अभी, है ना। मैं जो खोज रहा हूँ वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मैं खोज के ला रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है। जो चीज आपके पास नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे बहुचर्चित बुक है जो दावा करती है कि सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम से हमारे बुक से आते हैं, ठीक है। तो जब आते हैं तब वो उसमें छपते हैं। हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर लोग उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो करना चाहिए, है ना। तो हम लोग भी मेहनत करते हैं भाई, आप लोग जैसे, आप लोग जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो देखो मुद्दे की बात पाते हैं, 1981 में क्या हुआ, बस्तर को क्या बनाया गया, संभाग बनाया गया, और बिलासपुर क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया, ठीक है। बिलासपुर नगर निगम बनता है। नगर निगम बनने के बाद क्या होता है, 1998 में क्या होता है, सिंहदेव कमेटी बनती है, और सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 9 नए जिले बनाए जाते हैं, जिसमें आपका एक कांकेर 8वां जिला और 9वां जिला आपका दंतेवाड़ा बनता है। इसी क्रम में सभी संभाग में अलग अलग जिले बनते हैं, टोटल 9 जिले बनते हैं, ठीक है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। इसके पश्चात 7 जिलों से आपका सॉरी 7 जिलों से राज्य नहीं बन सकता था, इसलिए 9 नए जिला बनाया गया। तो 7 9 16 जिलों से सन 2000 में क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। और राज्य बनने के पश्चात बस्तर संभाग, अब आते हैं बस्तर में। बस्तर देखो, बस्तर जो है सन क्या है, 2000 तक, छत्तीसगढ़ का एक जिला रहता है 2000 तक, ठीक है। 1998 में बस्तर से 2 नए जिले बनाए गए। 1998 में एक तो बनता है उत्तर बस्तर, पहले एक मिनट, पहले इसका नाम क्या रहेगा, कांकेर, और एक बनता है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। एक बनता है कांकेर, एक बनता है दंतेवाड़ा। कांकेर का नाम 2003 में चेंज हो जाता है, इसको क्या लिखेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर,
ठीक है। और 2003 में इसका नाम चेंज होगा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 2003 में इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है। तो कांकेर का नाम 2003 में क्या होता है, उत्तर बस्तर कांकेर, और 2003 में इसका नाम क्या होता है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक। अब देखो कांकेर से तो अभी तक कोई कटना नहीं है, एक नया जिला प्रस्तावित होना है यहाँ पे, भानु प्रतापपुर, आगे भविष्य में हो सकता है यहाँ से एक जिला कटे। ठीक है। दंतेवाड़ा से फिर से क्या होगा, बीजापुर और सुकमा। ठीक है। बीजापुर बनेगा यहाँ से 2007 में, बता चुका था आपको, बीजापुर बनता है 2007 में, और सुकमा कब बनेगा, 2012 में। ठीक है। तो दंतेवाड़ा से जो दो नया जिला बनता है आपका, बीजापुर और सुकमा। ठीक। अब बस्तर से ही आपका एक जिला बनता है 2007 में, जिसका नाम क्या होता है, नारायणपुर, जो बताया था आपको पहले, नारायणपुर पढ़ा था तब। ठीक है। और यहाँ से भी एक 2012 में एक जिला बनता है, का नाम क्या होता है, कोंडागांव। ठीक है। तो बस्तर के उत्तरी जिले, उत्तरी जिले को, उत्तरी को भाग को काट करके क्या बनाया गया था, कोंडागांव। पश्चिम में क्या था, नारायणपुर। दक्षिण में क्या था आपका, तो पश्चिम में दंतेवाड़ा था इसका। ठीक है। तो ये बस्तर जिले का वर्तमान में स्वरूप है। कब कब क्या क्या बना था, कांकेर बना, फिर दंतेवाड़ा बना, दंतेवाड़ा से दो चीज बना, बीजापुर और सुकमा। ठीक है। और कांकेर का नाम चेंज हुआ, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2003 में। साथ में बस्तर से नारायणपुर जिला बना और बस्तर से कोंडागांव। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला किसका मातृ जिला है। देखो बस इन सब के पापा कौन है या मम्मी कौन है, बस्तर। कांकेर के पापा, ठीक है, दंतेवाड़ा के पापा, नारायणपुर के पापा या कोंडागांव के पापा या मम्मी, जो भी बोले। ठीक है। मातृ जिला या पितृ जिला जो भी पूछे, कौन है, बस्तर। ठीक है। दंतेवाड़ा जिले के जो बेटे हैं, एक कौन है, बीजापुर और सुकमा। दंतेवाड़ा दो नए आए हैं बच्चे, बीजापुर और सुकमा। तो बीजापुर और सुकमा किसके बेटे हैं, दंतेवाड़ा के। ये आपको याद रखना है। ठीक। ये तो था बस्तर जिले का फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ की जो एक देखो मैप में चल लेते हैं आप लोग। यहाँ पे एक मेन नदी बहती है, यहाँ पे एक मेन नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है, ये देखो, ये आ रही है नदी। इस नदी का नाम क्या है, इंद्रावती। ठीक है। इस नदी का नाम है आपका इंद्रावती। यही इंद्रावती नदी जो क्या है, बस्तर की जीवन रेखा बनाती है। बस्तर की जीवन रेखा कही जाती है। इसे क्या कहते हैं, बस्तर संभाग की जीवन रेखा। ठीक है। बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इस क्षेत्र में क्या बहती है, इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी जान लेते हैं। इंद्रावती कहाँ से निकलती है, कोरापुट मुंगेर पर्वत से। हाँ, कोरापुट मुंगेर पर्वत उड़ीसा। यहाँ मुंगेर की पहाड़ी है, मुंगेर पहाड़ी, कोरापुट पर्वत उड़ीसा में। ठीक है। कोरापुट पर्वत उड़ीसा, मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है इंद्रावती नदी। और ये पूरे बस्तर संभाग, बस्तर, ठीक है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जाके कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे भोपालपट्टनम में, है ना, भद्रकाली में। भद्रकाली में जाकर किससे मिल जाएगी, गोदावरी से। ठीक। और यहाँ पे जाकर विसर्जन करती है। तो इसे बस्तर संभाग की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई, टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 535 किलोमीटर, लंबाई 535 किलोमीटर। जबकि छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, 278। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। ठीक है। आप लोग सर्च करना, ये गवर्नमेंट की बुक में डाटा है 278 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, 268 कहीं मिलेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में लंबाई इसकी है 278 किलोमीटर। ठीक। चलिए, तो ये तो था हमारा बस्तर जिले का मेन इन्फॉर्मेशन, कब बना, कैसे बना, ये सारी जानकारी ली। अब हम लोग बस्तर में घूमेंगे। ठीक है। बस्तर में घूमने से पहले हमको ये जानना है कि बस्तर को क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप। ठीक है। बस्तर को क्या बोलते हैं, उपनाम क्या है, साल वनों का द्वीप। क्योंकि साल वन यहाँ पे क्या होते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा नाम से क्या है, उपनाम क्या है, जनजातियों की भूमि। क्योंकि यहाँ पे कला और जनजातियों की जो संस्कृति है सर्वाधिक कहाँ आपको मिलेगी, बस्तर में देखने को मिलेगी। इसलिए जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बस्तर को क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप और जनजातियों की भूमि। ठीक। इसका जिला मुख्यालय है कहाँ है, जगदलपुर में। ठीक है। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर। याद रखना, बस्तर नाम से जगह है
छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जिले हैं जिनके नाम से तो कोई जिला ही नहीं है ना, जैसे अंबिक सरगुजा बोले वो सरगुजा नाम का कोई जगह नहीं है, कोरिया नाम कोई जगह नहीं है, बस्तर नाम का जगह है। 3 ऐसे जिले हैं जिनके नाम से उसका मुख्यालय नहीं है, पर बस्तर नाम से जिला है, लेकिन सॉरी बस्तर नाम से जगह है, लेकिन उस नाम से कोई जगह है ना, ऐसा मुख्यालय नहीं है। जगदलपुर, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर, याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे बस्तर एक जगह है, यहाँ पे आओगे तो ये बस्तर है यहाँ पे जगह, और यहाँ पे जिला मुख्यालय उसका जगदलपुर। सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, है ना, जिला परिचय में। चलिए सीमावर्ती जिले देख लेते हैं, बस्तर जिले के सीमावर्ती जिले, हाँ बस्तर जिले सीमावर्ती जिले देखते हैं। इधर क्या है, नीचे क्या है? सुकमा। बस्तर के नीचे क्या पड़ेगा आपका? सुकमा। पूर्व में क्या पड़ेगा? पूरा उड़ीसा, ठीक है, पूरा में क्या है? उड़ीसा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? दंतेवाड़ा, थोड़ा सा क्या पड़ेगा यहाँ पे? बीजापुर, और उत्तर में क्या है? कोंडागांव, क्योंकि बस्तर संभाग के उत्तरी हिस्से को काट कर क्या बनाया गया था 2012 में? कोंडागांव बनाया गया था, कोंडागांव, ठीक है, ये देखो, ठीक। तो पूर्व में क्या पड़ेगा? उड़ीसा, दक्षिण में क्या पड़ेगा? सुकमा, ठीक है, उत्तर में क्या पड़ेगा? कोंडागांव, पश्चिम में क्या पड़ेगा? बीजापुर, और दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा? आपका दंतेवाड़ा जिला। अगर एग्जाम ऐसे पूछे कि बस्तर संभाग के उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, तो ये आप बता सकते हो यहाँ से। उत्तर में क्या उत्तर काट बनाया था? दंतेवाड़ा। नीचे में क्या है? सुकमा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला है। पश्चिम में क्या पड़ेगा? बीजापुर, और दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा? आपका दंतेवाड़ा। तो ये तो बस्तर जिले का क्या है हमारा मैप था, ठीक। यहाँ से मुख्य रोड जो गुजरता है, इस रोड का नाम क्या है? हम लोग पढ़े थे, ये पुराना नाम 16 था, अभी वर्तमान में नाम क्या है? 63, नेशनल हाईवे नंबर 63। ये कहाँ से आ रहा है आपका? महाराष्ट्र से आ रहा है ना, अहमदाबाद से, सॉरी आदिलाबाद ना, निजामाबाद, सॉरी निजामाबाद। ये कहाँ से आ रहा है? निजामाबाद से। निजामाबाद से कहाँ से होते हुए आ रहा है? भद्रकाली, भोपालपट्टनम, बीजापुर, है ना, भैरमगढ़ होते हुए कहाँ आता है? गीदम, और गीदम से होते हुए कहाँ आ जाता है आपका? तोकापाल, बस्तानार घाटी, बस्तानार घाटी होते हुए कहाँ आ जाएगा? जगदलपुर, ठीक है, बस्तानार घाटी, तोकापाल होते हुए कहाँ जाएगा? जगदलपुर। ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 63 है, और कहाँ चल जाएगा? ये उड़ीसा चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रोड 63 नंबर की सड़क है। ये जो नीचे से आ रहा है ये क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 30 है, ठीक है। ये जो आ रहा है राजनांदगांव से, क्योंकि यहाँ से कहाँ से चल रहा है आपका? 30 नंबर की सड़क है, जहाँ कहाँ जाएगा? सुकमा को, NH 30, ठीक है। NH 30 नंबर सड़क कहाँ चल रही है आपका? सुकमा के कोंटा से, और कहाँ जाएगी वो? आपका कांकेर होते हुए, कोंडागांव होते हुए, कांकेर कोंडागांव होते हुए आपका निकल जाएगा राजनांदगांव की तरफ से आपका कवर्धा, पंडरिया, है ना, होते हुए कहाँ चला जाएगा? MP शहडोल, ठीक। तो 30 नंबर सड़क छत्तीसगढ़ में NH 30 नंबर की सड़क है ये, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क है ना। नेशनल हाईवे में सबसे लंबी सड़क किसकी है? नेशनल हाईवे नंबर 30, जो कि लगभग 600 से भी ज्यादा किलोमीटर छत्तीसगढ़ में चलती है, ठीक है। तो हमने सीमावर्ती जिले देख लिया, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, प्लस आपका ओडिशा राज्य की सीमा रेखा बनाते हैं। ओडिशा राज्य सुकमा, इधर क्या पड़ेगा? दंतेवाड़ा, इधर क्या पड़ेगा? बीजापुर, और ऊपर में कोंडागांव, ये इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर राज्य देखें तो एक ओडिशा राज्य बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्यतः जो तहसील है, ठीक है, मुख्यतः 7 तहसील है, ठीक है। 7 तहसील में आपके क्या है? एक तो पहला बस्तर, ठीक है, चलो इसमें आ जाते हैं ब्लैंक मैप में। यहाँ पे क्या है? बस्तर, यहाँ पे क्या है? जगदलपुर, बस्तर हो गया, जगदलपुर हो गया, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, दरभा, यहाँ पे है आपका बस्तानार, बस्तानार, यहाँ पे आपका दरभा घाटी है, ठीक है। बस्तर, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, ये आपका तोकापाल है, ठीक है। बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बस्तानार, तोकापाल, लोहांडीगुड़ा और कुआ बकावंड, ठीक है। लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा, और एक क्या है आपका? बकावंड, ठीक है। तहसील नए नए बनते रहते हैं, विकासखंड ये साथ ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बताया था 140 विकासखंड है, और विकासखंड क्या होता है? हमेशा चेंज नहीं होता। आज तक
राज्य बनने से आज तक 146 विकासखंड है और विकासखंड केंद्र का विषय होता है, इसलिए आज तक चेंज नहीं हुआ है। तो 7 विकासखंड है यहाँ पे, ठीक है, और ये 7 तहसील भी है, बस्तर, जगदलपुर, है ना, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बसना और तोकापाल, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ये 7 क्या है, पूरे आदिवासी विकासखंड ने बताया था कि बस्तर जिले में कितने विकासखंड है, 32 विकासखंड है, और सभी के सभी क्या है, 32 क्या है, आदिवासी विकासखंड है, और ये 7 तहसील भी है। इसके अलावा कोई नया तहसील बना होगा तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, कुछ बना है यहाँ पे 1-2 तहसील, ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो तहसील लगातार चेंज होते रहते हैं, तो तहसील को टेंशन नहीं लेना है, अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना है अपना विकासखंड, क्योंकि विकासखंड चेंज नहीं होता और आज तक चेंज नहीं हुआ है 24 सालों में। तो बस्तर जिले में तो बस्तर क्या है, विकासखंड है, जगदलपुर विकासखंड है, बकावंड विकासखंड है, दरभा विकासखंड है, लोहांडीगुड़ा विकासखंड है, बस्तानार विकासखंड है और तोकापाल विकासखंड है, ठीक है। तो ये जो से विकासखंड है और ये सारे क्या है यहाँ के तहसील भी हैं, ठीक है। अभी नए नए विकासखंड नहीं बन रहे हैं लगभग 24 सालों से, ठीक। यहाँ पे जो मुख्यतः लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र एसटी लोकसभा क्षेत्र है, बस्तर जो है यहाँ पे एसटी लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। जगदलपुर 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 जनरल है, ठीक है, जगदलपुर लोकसभा क्षेत्र जनरल है। इसके अलावा एक और लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है चित्रकूट, ठीक है, यहीं पास क्या है, चित्रकूट। 3 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे, और एक क्या है, पूरे बस्तर का एक बस्तर क्या है, लोकसभा, ये तो सॉरी विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी विधानसभा क्षेत्र है एसटी बस्तर, जगदलपुर जनरल और चित्रकूट क्या है एसटी, ये क्या है विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र। जबकि आपका बस्तर जो है एसटी लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा में एसटी लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। विधानसभा में क्या कौन सा आएगा, 3 सीट है यहाँ पे, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट। तो ये बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, जगदलपुर यहाँ पे क्या है, केवल जनरल लोकसभा सीट है, जबकि चित्रकूट और बस्तर क्या है, एसटी लोकसभा क्षेत्र है। उसके अलावा आपका बस्तर लोकसभा सीट अगर बोलेगा केवल एसटी है और एक ही लोकसभा सीट है, 2 सीट है यहाँ पे, कांकेर और बस्तर, ठीक है। यहाँ पे जनजाति, यहाँ पे मुख्यतः किसको बोलते हैं, जनजाति भूमि बोलते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः जनजाति परजा, धुरवा, माड़िया, मुड़िया, गोंड, हलबा, ठीक है, ये सब मुख्यतः जनजाति पाई जाती है। कौन कौन पाया जाएगा, परजा, धुरवा, माड़िया, मुड़िया, गोंड, ये मुख्यतः यहाँ पे जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2 मुख्यतः राजमार्ग गुजरता है जो मैं बताया था, कौन सा है, एक तो आपका नेशनल हाईवे नंबर 63 है, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 63 जो कहाँ से जा रहा है, निजामाबाद से उड़ीसा जा रहा है, और एक आ रहा है आपका सुकमा से नेशनल हाईवे नंबर 30 जो कहाँ जाएगा आपका, कवर्धा पंडरिया होकर के, है ना, आपका शहडोल निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 है आपका नेशनल हाईवे, एक कवर्धा से लेकर के सुकमा तक, एक बीजापुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश कहाँ चल जाएगा, यहाँ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक। तो 63 नंबर कहाँ जा रहा है, विशाखापट्टनम को, और आपका ये कहाँ जा रहा है, कवर्धा, ऊपर कहाँ चल जाएगा, कवर्धा, और कवर्धा से होकर कहाँ चल जाएगा, एमपी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क है, ठीक। तो चलिए NH30 में चलते हैं। NH30 में हम लोग सबसे पहले हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, NH30, याद रखना NH30 का जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था, 43 नंबर की सड़क थी, ठीक है। NH30 का पुराना नाम क्या था, 43 नंबर की सड़क था, ठीक है। सन 2010 में 10-11 में क्या हुआ, नेशनल हाईवे नंबर का नाम चेंज हुआ था, उसी समय इसका नाम बदल गया और इस समय इसका नाम क्या हो गया, NH30, ठीक है। 30 में हम लोग क्या होगा, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपका, एक जगह पड़ता है NH30 में, उसका नाम है भानपुरी, ठीक है। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आते हैं हम लोग ब्लैंक मैप ले लेते हैं, ठीक है। NH30 में NH30 से आ रहा है, कहाँ से, कोंडागांव से आ रहा है, ठीक है, और कहाँ जाएगा, सुकमा को, ठीक। ये ठीक है, हाईवे बना दे रहा हूँ मैं ताकि आपको लगे कि हाईवे में चल रहे हो आप, ठीक है। और ये आपका 63 है, दंतेवाड़ा गीदम से आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, विशाखापट्टनम, ठीक। इधर आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक जगह आएगा, इस जगह का नाम क्या है आपका,
इस जगह का नाम है आपका भानपुरी। ठीक है, भानपुरी जगह का नाम क्या है? भानपुरी। भान भानपुरी। इसके बाद इसी जगह पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? घोड़ा गांव। भानपुरी, घोड़ा गांव। ठीक है, इसके बाद आपका आगे आएगा बस्तर, चमका, परचनपाल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक जगह आएगा, इसका नाम रहेगा बस्तर। उसके बाद एक जगह आएगा, इसका नाम रहेगा चमका। उसके बाद आएगा परचनपाल, परचनपाल। ठीक है, बस्तर, चमका, परचनपाल। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा जगदलपुर, जगदल। ठीक है, बस्तर, चमका, परचनपाल। तो, तो बस्तर, चमका, परचनपाल है ना। इसके बाद यहाँ पे एक तहसील आता है, इसका नाम क्या है? बकावंड। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? ऊपर से कोंडागांव से आ रहे हैं। NH 30 में, 30 में जैसे आप आओगे, बस्तर क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या है? एक घाटी जिसका नाम क्या है? केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल, केशकाल घाटी। लगभग यहाँ पे कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ हैं। ठीक है, इसमें कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ हैं। इसे केशकाल घाटी को बस्तर का क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। ठीक है, केशकाल घाटी को क्या बोलते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार। जैसे ही आप बस्तर का प्रवेश द्वार से क्रॉस करोगे, केशकाल घाटी बहुत ही खतरनाक भयंकर मोड़ है ना। आने में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डर महसूस होता है ना, गोल गोल घूमता है, 12 मोड़ है वहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक काम चल रहा है, टनल बनाया जा रहा है केशकाल घाटी में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा 6 लेन वाला टनल यही बन रहा है केशकाल में। केशकाल जैसे आप बढ़ोगे, बस्तर में प्रवेश करोगे ना, तो आपको आगे, चूंकि कोंडागांव में है ये, तो बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। कोंडागांव से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? बस्तर में। कोंडागांव से केशकाल घाटी से प्रवेश करोगे, बस्तर का प्रवेश द्वार NH 30 में पड़ता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कोंडागांव जैसे आप पढ़ोगे आगे तो आपको आएगा भानपुरी। ठीक है, भानपुरी में यहाँ पे क्या बन रहा है? भानपुरी में 1980 में पाइन प्रोजेक्ट लागू किया गया था। 1980 में, 1980 में भानपुरी में क्या लागू किया गया था? पाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, पाइन प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ था? पाइन प्रोजेक्ट के तहत साल वन को काटा जा रहा था। साल वन को इसलिए काटा जा रहा था ताकि वहां पर रोजगार सृजन किया जा सके। रोजगार सृजन करने के लिए यहाँ पे साल वन काटा गया। लोगों को क्या बोला गया कि यहाँ पे पेपर मिल स्थापना होगा, और पेपर मिल की स्थापना होगी, लोगों को क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जानते हो कि सरकार की ऐसी कई योजनाएं होती है जो कागज में होती हैं, फर्जी होती हैं। तो ये कागज की फर्जी योजना के तहत रोजगार देने के लिए, कागज उद्योग की स्थापना के लिए यहाँ पे साल वन को काटा गया। क्योंकि साल वन बहुत क्या होते हैं? कीमती होते हैं, इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन बाद में जब बोला गया कि यहीं के लोगों को क्या मिला जाएगा? कागज उद्योग स्थापित होंगे तो यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो रोजगार देने के लिए क्या किया जाएगा? कागज उद्योग की स्थापना की जाएगी, फैक्ट्री लगाने के लिए। पर क्या हुआ? कागज का उद्योग कागज में रह गया, और यहाँ पे आज तक यहाँ पे पाइन प्रोजेक्ट के तहत न रोजगार खुला और न मिला और न किसी को फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि सरकार को चाहिए था साल का जंगल। ठीक है, तो लोगों को लुभावने वादे किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पाइन प्रोजेक्ट के तहत भानपुरी में पेपर उद्योग खुलना था, लेकिन खुल नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद आपका यहीं पे एक बंबू एंड बल्ब वुड प्रोजेक्ट लागू किया गया। पहला तो पाइन प्रोजेक्ट और दूसरा था बंबू, बांस। क्योंकि बांस भी क्या होता है ना, आपका वाणिज्यिक किस्म का आता है। बंबू एंड बल्ब वुड, बल्ब, अच्छा ठीक है, बंबू एंड बल्ब वुड प्रोजेक्ट लागू किया गया। बंबू एंड बल्ब वुड प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे क्या किया गया? फिर से वही कागज उद्योग लगाना था, इसीलिए क्या किया गया? यहाँ पे भानपुरी में, याद रखना है, भानपुरी में 1980 में पाइन प्रोजेक्ट और बंबू एंड बल्ब वुड प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। ठीक, इसके बाद आपका आगे आता है एक जगह है घोड़ा गांव। तो घोड़ा गांव और भानपुरी, ये दोनों जगह में प्रोजेक्ट लागू किया था, लेकिन रोजगार देने के लिए फैक्ट्री की स्थापना की जानी थी कागज उद्योग के लिए, पर यहाँ पे स्थापना नहीं हो पाया। ठीक, इसके आगे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका बस्तर, चमका और परचनपाल। तो ये बस्तर, चमका और परचनपाल, बस्तर इस जिले का क्या बता चुका हूं मैं, जिला मुख्यालय नहीं है। ठीक है, बस्तर इस जिले क्या है? जिला मुख्यालय नहीं है। बस्तर एक गांव है। बस्तर इस पुराना जो था यहाँ का जिला मुख्यालय था। मतलब पुराना क्या था यहाँ का, क्या बोल सकते हैं, हाँ, यहाँ का राज्य जो स्थापना हुआ था उस समय उसका मुख्यालय था, जब यहाँ पे राजा निवास करते थे उस समय। इसके बाद यहाँ पे भानपुरी में एक नया परियोजना लाया गया।
ठीक है। कोलचूर परियोजना, कोलचूर परियोजना कहाँ के लिए आया था? देखो, एक तो हो गया पाइन प्रोजेक्ट, दूसरा हो गया बम्बू एंड बल्बवुड प्रोजेक्ट, और एक आया था कोलचूर परियोजना। कोलचूर परियोजना, कोलचूर परियोजना के तहत, ठीक है, औषधि पौधे को रोपण किया जाना था। औषधि पौधों में दो पौधे थे, एक तो था आपका, एक पौधे का नाम था आपका सेवई और एक का नाम था केकती, ठीक है। केकती और सेवई का पौधा का रोपण किया जाना था। केकती और सेवई का पौधे का क्या किया जाना था? रोपण किया जाना था। जो सेवई जो था, ये जो वर्तमान में है जैविक फूल गोभी है, ठीक है, और केकती क्या है? औषधि पौधा। केकती क्या है? औषधि पौधा है, और सेवई क्या है? आपका फूल गोभी, जैविक फूल गोभी, जो हरा हरा वाला आता है ना, आजकल खाते हैं उसको, इस टाइप का था वो। तो इसका पौधे का रोपण किए जाने के लिए क्या लाया गया? कोलचूर परियोजना। कहाँ पे लाया गया? आपका घोड़ागांव और आपके भानपुरी में, ठीक है। इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जगह क्या है? बस्तर। और बस्तर को अस्थायी राजधानी थी, है ना, पुराने जमाने में राजा लोग इसको राजधानी बनाए थे, और बस्तर यहाँ की अस्थायी राजधानी थी, जिसको कौन बनाया था? बस्तर को राजधानी बनाने वाला राजा था पुरुषोत्तम देव, ठीक है। बस्तर को अस्थायी राजधानी बनाने वाला राजा का नाम क्या था? पुरुषोत्तम देव। अन्नम देव के बेटे थे, नाम क्या है? पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव। जब काकतीय वंश पढ़ोगे तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगा। अन्नम देव के बेटे क्या थे? पुरुषोत्तम देव। इन्होंने बस्तर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था, ठीक है। पुरुषोत्तम देव जो एक ऐसे राजा हुए जो जगन्नाथपुरी की यात्रा पेट के बल लौटते हुए गए थे। जब पेट के बल खिसकते हुए लौटते हुए गए तो वहां के जो राजा थे इनसे प्रसन्न होकर के इनको फूल रथ, 16 पहियों वाला फूल रथ इनको दे दिया, ठीक है। और इनको रथपति की उपाधि दी थी। तो याद रखना, पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि देने वाला राजा कौन था? तो उड़ीसा का राजा, उड़ीसा का राजा ने रथपति की उपाधि दिया था। और इन्होंने पेट के बल चलकर कहाँ गए थे? पेट के बल चलकर 75 दिनों में कहाँ पहुंचे थे? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पहुंचे? आपका उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पहुंचे कितने दिनों में? पेट के बल चलकर 75 दिनों में। इसलिए जब वो वापस आए तो उनके स्वागत में रैली निकाला गया, ठीक है। और जब वो स्वागत किया गया, इसी को क्या बोलते हैं? आषाढ़ द्वितीय दिन आए थे, इसलिए आषाढ़ द्वितीय दिन इसलिए यहाँ पे गोंचा पर्व मनाया जाता है। तो गोंचा पर्व की शुरुआत करने वाले राजा भी कौन है? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने गोंचा पर्व की शुरुआत की है, ठीक है। गोंचा पर्व में इनका स्वागत में देखो तुपकी वाद्य यंत्र, ऐसा रथ होता है, और रथ में ये जो तुपकी होता है, और ये फल देखे होगे, है ना, बचपन में हम लोग बहुत उसको यूज किए हैं, है ना। ये बिकता है बस्तर में। कौन सा फल है? हाँ, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। कोसम, ठीक है, हमारे यहाँ इसका अलग नाम है। तो देखो इसमें क्या होता है? तुपकी के रथ को क्या करते हैं? दागते हैं, जैसे बंदूक जैसे गोली आती है, तो इसका स्वागत किया जाता है। किसका? मतलब कि उसमें माता विराजमान होती है। तो गोंचा पर्व में इसका श्रेष्ठ महत्व होता है। इसका नाम क्या है? तुपकी, ठीक है। तुपकी से क्या होता है? रथ को सलामी देने के लिए रखा जाता है, रथ को सलामी देने के लिए रखा जाता है। बंदूक से सलामी नहीं देते हैं, किसी तरह से तुपकी से। बस्तर में तुपकी का बहुत विशेष महत्व है, ठीक है। देखो जैसे तुपकी का है, बहुत बिकता है वहां पे, ठीक है। तो अब मैं कहाँ था? यहीं पे। आपका अस्थायी राजधानी बनाया था पुरुषोत्तम देव ने, और 75 दिनों में पेट के बल खिसक कर कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी गए तो उनको क्या हुआ? वहां पे जो जगन्नाथ मंदिर में भगवान प्रसन्न होकर के राजा को बोले कि आप इनको रथपति को उपाधि दीजिए, और 16 चक्कों वाला इनको रथ गिफ्ट में दिए। और वहां से जब वापस आए तो उनको क्या किया गया? इनको स्वागत के तौर पर, इनको जो स्वागत के तौर पर तुपकी से स्वागत किया गया। इसी से यहाँ पे बस्तर में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दिन गोंचा पर्व शुरुआत होती है। तो गोंचा पर्व शुरुआत करने वाले कौन है आपके? पुरुषोत्तम देव। और इन्होंने 75 दिनों तक लौट पेट के बल चल कर गया था, इसलिए 75 दिनों तक क्या मनाया जाता है? बस्तर दशहरा। 75 दिनों के बस्तर दशहरा की शुरुआत कौन किए थे? पुरुषोत्तम देव। क्यों किए थे? कि 75 दिनों में उन्होंने यात्रा की थी, पुरुषोत्तम देव ने 75 दिनों में यात्रा की थी, इसीलिए 75 दिनों का बस्तर दशहरा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दशहरा माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दशहरा इसको बोलते हैं बस्तर दशहरा, ठीक है। बस्तर दशहरा की शुरुआत भी किसने की है? पुरुषोत्तम देव ने। बस्तर दशहरा की शुरुआत भी किसने की है? पुरुषोत्तम देव ने। प्लस गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा प्लस गोंचा पर्व, दोनों की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम देव ने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि कल भी क्लास लेना है और थोड़ा आज कुछ काम भी है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।